11th नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ कि क्लास 12th के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 12th स्टार्ट होने वाली है, कब से स्टार्ट होगी, आपके सेंटर को पढ़ाएंगे। हमारा 11th थोड़ा वीक रह गया, क्या क्या आने वाला है, हमें क्या पहले रेडी कर लेना चाहिए या फिर कैसे हम क्लास 12th स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 12th स्टार्ट होने वाली है, कब से स्टार्ट होगी, आपके सेंटर को पढ़ाएंगे। हमारा 11th थोड़ा वीक रह गया, हम इजिली 12th क्लास को अच्छे से सोल्व कर सके, अच्छे से पढ़ सके। और 11th के टॉपिक उसके अंदर कंसिडर होंगे या नहीं होंगे, कौन से 11th के टॉपिक को हम कर आए, या फिर क्या कौन से 11th के टॉपिक इंपॉर्टेंस है जो क्लास 12th के साथ कनेक्टेड है, कैसे पढ़े हम लोग। तो बहुत सारे मैसेजेस थे मेरे पास, जिसका रिप्लाई देने के लिए मैं आया हूं। तो देखो, क्लास 12th को स्टार्ट करना है तो ये तो कंफर्म है बेटा कि जो क्लास 12th है वो पूरा की पूरा कनेक्टेड है, वो पूरा की पूरा जो कनेक्टेड है वो क्लास 11th के साथ में। ये 12th है तो कनेक्टेड विथ 11th है, कनेक्टेड विथ 11th है। और अगर जेई है तो जेई है, डेट मीन क्लास 12th इंपॉर्टेंट भी है। नीट है तो फिर भी चलो ठीक है, कम परसेंटेज आ गई तो काम चलेगा, लेकिन नीट के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स बहुत सारे चाहिए, मुझे 95% स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर जेई है, डेट मीन एक परसेंटेज क्राइटेरिया तो हो गया कि मुझे मिनिमम 75% चाहिए। तो हम क्या करें सर कि हमें पूरी की पूरी क्लास 12 समझ में आ जाए। तो बच्चा लोगों, कुछ टॉपिक्स है जिन्हें अगर हम रीड आउट कर लें तो हम हमारा 11th सुधार सकते हैं और 11th के साथ हम 12th को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक है जो तुम्हें पढ़ के आने हैं, चलो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़कर आने हैं। ठीक है, तो देखना बेटा, पहला टॉपिक याद करो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स से। कहां से स्टार्ट किया था बेटा? काइनेमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स में ज्यादा कुछ नहीं, एक टॉपिक था दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहां 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। बेसिकली वो इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है, कहां लगती है, कैसे लगती है, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड, यहां पर काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और मुझे पता है जब तुम 11th के अंदर आए थे, कोचिंग में एडमिशन लिया था, तो शुरुआत में बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई की थी, तो सब कुछ तुम्हें याद भी होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन अगर हम आगे बात करें कि और कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो बेटा सेकंड चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना 12th क्लास अधूरी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ डेट मीन कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली बेटा कुछ भी हो, एटलीस्ट एनएलएम प्लस फ्रिक्शन तो अच्छे से आना चाहिए। और एनएलएम फ्रिक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा मैं, बेसिक, जैसे कि लाइक एफबीडी बनाना, क्या बेसिकली लाइक एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है ना, एक ये। सेकंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स। सेकंड वन इज बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, कि नेट फोर्स को कैलकुलेट करना कि कितना नेट फोर्स लगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, पुली ब्लॉक सिस्टम है ना, ये फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, ये सब हमें आना चाहिए। ठीक है, तो एनएलएम फ्रिक्शन के अंदर ये 2 टॉपिक हमें बताए आने चाहिए। काइनेमेटिक्स के अंदर हमें ये 2 टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद बेटा हमें सर्कुलर मोशन का हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन के अंदर केवल और केवल क्या पता होना चाहिए, जो हमारे 12th के अंदर लिंक होगा कि भैया थीटा, ओमेगा और अल्फा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में अगर पता रहे ना हमारा, तो सब कुछ बहुत स्मूथली बीतेगा। थीटा, ओमेगा, अल्फा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बाद चले हम, सर्कुलर मोशन के बाद चले तो वर्क पावर एनर्जी, WP। ठीक है ना, और वर्क पावर एनर्जी के अंदर बेटा क्या, एक तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहली चीज। ठीक है ना, और सेकंड बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमें पढ़नी है,
और थर्ड थिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, MEC। ये 3 टॉपिक हमें इजीली अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास में हमें क्या पता होना चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूला, बेसिक, सेंटर ऑफ मास ज्यादा नहीं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। बेसिक बोले तो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बेसिक बोले तो सर क्या, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हम रोटेशनल की बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक्स लिख रहा हूं बेटा, ये पढ़ के आने, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये वाले टॉपिक हमें पता होना चाहिए, ये शुरुआत के चैप्टर। अगर मैं आगे और बढ़ूं, ठीक है ना, तो ये सब बेसिक था। हमें हीट नहीं आएगी तो चलेगा। हीट के अंदर केवल एक फॉर्मूला कि जो Q एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, MS डेल्टा T के बराबर। अगर मैं हीट की बात करूं, हीट वाले फॉर्मूले के अंदर, तो एक फॉर्मूला Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T, ये मुझे आना चाहिए। इसके लिए कैलोरीमेट्री को हल्का फुल्का पढ़ लेना। उसके बाद में थर्मल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला, थर्मल एक्सपेंशन का हीट के अंदर एक फॉर्मूला, थर्मल एक्सपेंशन का क्या, कि जो फाइनल लेंथ होती है दैट इज इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसके इक्वल होता है। एरिया, अल्फा, बीटा, गामा, इन सब के बीच के रिलेशन, ठीक है। ये मेरा हीट में मुझे आना चाहिए। एंड थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड वन, थर्ड वन भैया ये मेरा क्या होगा, मैकेनिक्स बता दिया मैंने तुम्हें, ग्रेविटेशन। थर्ड वन इज ग्रेविटेशन, पूरा चैप्टर। और मैंने क्लास में पढ़ाते हुए कहा था कि ग्रेविटेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और अगर ये कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए, है ना बेटा, ये कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि 12th की शुरुआत ही यहां से होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन, है ना, ये तो हमारा आना ही आना चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो देखना फ्लूइड के अंदर, अगला सिनेरियो का मतलब बेटा फ्लूइड के अंदर, तो बेटा बायंसी फोर्स जो होता है रो वीजी, इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। फ्लूइड के अंदर ओनली बायंसी फोर्स जो होता है रो वीजी, ओनली जो बायंसी फोर्स होता है दैट इज रो वीजी, इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन देख के आना, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगला टॉपिक, अगला टॉपिक बेटा दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। भैया कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ये हो तो मेरा काम चल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना आता है तो मेरा काम चल जाएगा। एंड लास्ट एंड 5 कॉम्बिनेशन, एंड वन मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, नेशन ऑफ एसएचएम। और लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं वेव्स की, लास्ट एंड फाइनल में बात करूं वेव्स वाले चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर मुझे केवल एक चीज आनी चाहिए, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, कि भैया इंटरफेरेंस ऑन स्ट्रिंग्स क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव सुनाया था, है ना, मैक्सिमा मिनिमा कहां बनते हैं कहां नहीं बनते हैं, ये सब मुझे आना चाहिए वेव्स वाले चैप्टर के अंदर। अगर मुझे ये टॉपिक्स आते हैं दैट मीन मैं अपनी 12th को बहुत ज्यादा स्मूथली निकाल सकता हूं, ठीक है बच्चा। अगर मुझे टॉपिक आते हैं दैट मीन अपनी क्लास को क्या निकाल सकता हूं, बहुत ज्यादा स्मूथ निकाल सकता हूं, इजीली पढ़ सकता हूं। डरने वाली बात नहीं है। हम 11th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ेंगे वो 1 महीने पढ़ेंगे, और उस इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ते वक्त हम उस इलेक्ट्रोस्टैट में मैं तुम्हें पूरी 11 सिखा दूंगा, पूरा मैकेनिक्स ऑन टिप्स होगा। तुम साथ के साथ एचसीवी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ तुम लोग एचसीवी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस केवल ये छोटे छोटे टॉपिक्स याद रख के आने, ये नहीं कि सर हाँ हमने 11th पढ़ा नहीं, कुछ बच्चे की 11 तो हमने बिल्कुल भी देखा नहीं। तो बेसिक चीजें बेटा ये तुम्हें स्कूल में पढ़ाई गई होगी, अगर तुम ये करके आए हो तो कंफर्म तुम कर लोगे 101%। बाकी डरना मना है, डरना नहीं, ठीक है। तो ये सब करके आओ, फिर मिलते हैं अपन 12th क्लास के बैच में।